स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं का अनावृत कंड रोग। यह एक इम्पॉर्टेंट प्लांट डिजीज है जो गेहूं में पाई जाती है और यह उन सभी क्षेत्रों में करीब उन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है जहां गेहूं की बुआई करते हैं या गेहूं को ग्रो करते हैं। यह अधिकतर ह्यूमिड एवं सेमी ह्यूमिड रीजन्स, नम एवं अर्धनम क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। इस डिजीज को हम इन टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वन इज डिजीज सिम्टम्स, सेकंड वन इज कॉजल ऑर्गेनिज्म, थर्ड इज डिजीज साइकिल एंड देन फोर्थ इज कंट्रोल मेजर। आइए शुरू करते हैं डिजीज सिम्टम्स से। इस रोग के प्रमुख लक्षण जो है हमें तभी स्पष्ट नजर आते हैं जब पौधे में बालियों का, ईयर्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। बालियों के फॉर्मेशन के साथ ही जो इनमें दाने बनते हैं, ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, यह ग्रेन्स हेल्दी ना बनकर इन ग्रेन्स के अंदर दानों में ब्लैक पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स भर जाते हैं और यह ब्लैक पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स जो होते हैं इन्हें ही हम स्मट स्पोर्स कहते हैं। इसीलिए इस डिजीज को हम लूज स्मट ऑफ व्हीट कहते हैं। स्मट स्पोर्स को हिंदी में कंड बीजाणु कहते हैं, इसीलिए इसे हम गेहूं का अनावृत कंड रोग कहते हैं। दरअसल यह जो स्पोर्स हैं, ब्लैक पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स, एक अपनी इनिशियल अवस्था में, शुरुआती अवस्था में यह एक पतली झिल्ली द्वारा, थिन मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहते हैं, लेकिन बाद में यह जो मेम्ब्रेन है यह बर्स्ट हो जाती है और इसके बर्स्ट होने के साथ ही यह स्पोर्स जो हैं, ब्लैक पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स जो है यह एक्सपोज हो जाते हैं और ये हवा के द्वारा स्प्रेड हो जाते हैं। यह मेम्ब्रेन बर्स्ट होने का एक प्रमुख कारण भी है कि जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है फंजाई का, यह डाइकैरियोटिक माइसीलियम इस मेम्ब्रेन की, जो एपिडर्मिस की मेम्ब्रेन है, इसके एंटीक्लाइनल वॉल्स में ग्रो करते हैं और एंटीक्लाइनल वॉल्स में ग्रो करके माइसीलियम इसकी वॉल को बस्ट कर देता है और इसी तरह मेम्ब्रेन बस्ट होने के कारण ही इसे हम लूज स्मट ऑफ व्हीट कहते हैं, गेहूं का अनावृत कंड रोग, क्योंकि इसमें स्पोर्स जो है एक्सपोज हो गए, मेम्ब्रेन बस्ट हो गई है, इसीलिए इसे हम लूज स्मट डिजीज ऑफ व्हीट कहते हैं। इसके अलावा अन्य लक्षणों में जो डिजीज प्लांट है, रोगी पौधा है, इसमें वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। डिजीज प्लांट हेल्दी प्लांट्स के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ता है। इसमें ईयर्स का, बालियों का फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी होता है और बालियों में ग्रेन्स का फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी होता है। इस प्लांट डिजीज में हमें जो है इसकी लीव्स पे, स्टेम्स पे किसी भी तरह के कोई स्पॉट जो है नहीं दिखाई पड़ते। सिर्फ और सिर्फ जो है डिजीज का पता तभी चलता है जब उसमें ईयर्स का फॉर्मेशन होता है और ईयर्स में जब ग्रेन का फॉर्मेशन होता है तब हमें पता चलता है कि ग्रेन्स में जो है यह हेल्दी ग्रेन ना बनकर इनमें ब्लैक पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स भर गए हैं, तभी हमें जो है डिजीज का पता चलता है। नेक्स्ट वन इज कॉजल ऑर्गेनिज्म। यह जो प्लांट डिजीज है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है अस्टिलैगोनुडा वैरायटी ट्रिटिसी। अस्टिलैगोनुडा वैरायटी ट्रिटिसी यह एक फंजाई है जो एक विकल्पी परजीवी है। यह अधिकतर मृतोपजीवी कवकें होती हैं, लेकिन इनमें क्षमता होती है अदर ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करने की। ऐसी जो फंजाई हैं उन्हें हम फैकल्टेटिव पैरासाइट अथवा विकल्पी परजीवी कहते हैं। अस्टिलैगो बिलोंग करती है क्लास बेसिडियोमाइसीटीज को और बेसिडियोमाइसीटीज के जो मेंबर हैं इनमें माइसीलियम की दो अवस्थाएं, इनमें जो माइसीलियम है इसकी दो स्टेजेस पाई जाती हैं, प्राइमरी माइसीलियम प्राथमिक कवकजात एवं सेकेंडरी माइसीलियम द्वितीयक कवकजात। प्राइमरी माइसीलियम जिसका निर्माण बेसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन के फलस्वरूप होता है, इसकी प्रत्येक कोशिका में एक सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस उपस्थित होता है। प्राइमरी माइसीलियम की दो स्ट्रेन होती हैं, यह प्लस स्ट्रेन का भी हो सकता है अथवा यह माइनस स्ट्रेन का भी हो सकता है। जब दो अपोजिट स्ट्रेन के प्राइमरी माइसीलियम की कोशिकाएं प्लाज्मोकेमी विधि द्वारा फ्यूज होकर सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करती हैं, इस प्रोसेस को हम डाइकैरोटाइजेशन, द्विकेंद्रिकी भवन कहते हैं। डाइकैरोटाइजेशन प्रोसेस
के फलस्वरूप हमें जो है सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम की प्राप्ति होती है। सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम की प्रत्येक कोशिकाओं में 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जो अस्टिलेगोनुडा है, अस्टिलेगोनुडा वैरायटी डिजीज है, इसमें 2 माइसीलियम जो है माइसीलियम की 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इनमें किसी भी तरह के सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होता और प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एवं मियोसिस के द्वारा ही सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन इनमें कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं डिजीज साइकिल, रोग चक्र। यह एक सीड बॉर्न डिजीज है। इस डिजीज में जो है सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम सुप्त अवस्था में पहले से ही सीड में उपस्थित होता है और यह जो सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम सुप्त अवस्था में सीड में है, यह जब हम सीड की गेहूं की बुआई करते हैं खेतों में, और उन बिजाई के दौरान ही इन्फेक्टेड सीड्स के माध्यम से यह जो है डिजीज है उन पौधों में पहुंच जाती है। आइए देखते हैं इसकी डिजीज साइकिल को। जब हम ऐसे बीज को जिसमें कि पहले से ही सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम सुप्त अवस्था में है, ऐसे बीज की अगर हमने बुआई कर दी है तो यह बीज जैसे ही यह बीज जो है सीडलिंग का निर्माण करता है, और ठीक उसी समय उसमें सुप्त अवस्था में जो सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम है यह एक्टिव हो जाएगा और यह सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम धीरे धीरे ग्रो करता है। जैसे जैसे सीडलिंग ग्रो करेगा, यह माइसीलियम भी सीडलिंग के साथ ग्रो करेगा और जब यह सीडलिंग एक छोटा पौधा बनाता है, यह माइसीलियम उसके लीव्स और स्टेम सब जगह पहुंच जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि माइसीलियम जो है कवक जाल जो है सर्वांगी है, सिस्टमिक है, यह प्लांट्स के सभी पार्ट्स में पाया जाता है और धीरे धीरे जब पौधों में ईयर्स का, बालियों का फॉर्मेशन होता है, तब यह जो माइसीलियम जो अभी तक लीव्स और स्टेम में था, यह बालियों में पहुंच जाएगा और बालियों में पहुंच के यह फ्लावर्स में बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है और फ्लावर्स में भी पर्टिकुलरली गाइनोसियम में पहुंच के यह ओवरी में जो है बहुत अधिक मात्रा में संग्रहित एकत्रित हो जाता है और डेंस मास बना लेता है हाइफी का। और जब दानों का फॉर्मेशन होता है तो दानों में जो है ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, उस समय यह जो सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम है दानों के अंदर एकत्रित होकर इसकी प्रत्येक कोशिका जो है एक डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण करती है। क्लेमाइडोस्पोर्स वह स्पोर्स होते हैं जो सीधे ही कोशिका से निर्मित हो गए हैं। यह प्रत्येक कोशिका सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम की एक स्पोर का निर्माण करती है। तो हम देखते हैं कि दानों में जब ओवरी में एंटर हुआ, ओवरी से यह जो है ओव्यूल में गया और ओव्यूल में जाने के पश्चात यह बहुत अधिक मात्रा में संग्रहित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है ओव्यूल में जाने के बाद, और इसकी प्रत्येक कोशिका सेकेंडरी डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण करती है। तो ऐसे स्पोर्स जो सीधे ही सेल से बन गए हैं, सेल्स जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, रूपांतरित होकर के इस तरह के स्पोर्स का निर्माण करती है। तो दानों में दरअसल जो है ये स्पोर्स भरे हुए हैं और ये स्पोर्स जो है पतली झिल्ली द्वारा ढके हुए रहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि दाने जो है स्पोर्स से भरे हुए हैं और झिल्ली द्वारा ढके हुए हैं। जैसे ही यह और मैच्योर होंगे, इनकी झिल्ली जो है फट जाएगी और यह स्पोर्स जो है एक्सपोज हो जाएंगे और हवा के द्वारा स्प्रेड हो जाएंगे। सीवियर इन्फेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जो है पेडंकल ही शेष रहता है और कुछ भी शेष नहीं रहता। और यह जो डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर्स हैं, इनमें 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस उपस्थित हैं। यह डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर्स जो है हवा के द्वारा डिस्पर्स हो जाएंगे और यह दूसरे हेल्दी प्लांट्स जो हैं खेत में, जो दूसरे हेल्दी व्हीट प्लांट्स हैं, उनके फ्लावर्स पे जब ये लैंड करेंगे तो वहां ये जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेशन के दौरान इनमें उपस्थित जो डाइकैरियोट जो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस उपस्थित हैं, इनमें फ्यूजन होता है, सिनकैरियन का निर्माण होता है और यह जो है जर्मिनेट करेगा। जब यह एक फ्लावर में जब गिरते हैं, लैंड होते हैं, तो फ्लावर में उपस्थित जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर यह जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेशन के दौरान इनकी जो जर्म ट्यूब है
जो एंजाइम है फर्स्ट बर्स्ट हो जाती है और इंटाइन जो है जर्म ट्यूब के रूप में बाहर आती है। जो जर्म ट्यूब है इसकी वृद्धि सीमित होती है, तो ऐसी जर्म ट्यूब को हम प्रोमाइसीलियम अथवा बेसिडियम कहते हैं। इस क्लेमाइडोस्पोर में, जिसे हम स्मट स्पोर्स भी कहते हैं, इन स्मट स्पोर्स में उपस्थित डिप्लॉयड न्यूक्लियस में मियोटिक डिवीजन होता है और मियोसिस के फलस्वरूप इसमें पहले 2 और फिर 4 न्यूक्लियस का निर्माण होता है। न्यूक्लियर डिवीजन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। एज अ रिजल्ट 4 सेल्स आर फॉर्म। 4 सेल बेसिडियम अथवा प्रोमाइसीलियम का निर्माण होता है और यह बेसिडियम जो है बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण करती है। प्रत्येक कोशिका से बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है। 4 जो न्यूक्लियस बने थे इसमें 2 तो प्लस स्ट्रेन के हैं, 2 माइनस स्ट्रेन के हैं। इसी तरह जो बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं वह 2 प्लस स्ट्रेन के होते हैं, 2 माइनस स्ट्रेन के होते हैं। यह बेसिडियोस्पोर्स थिन वॉल्ड स्पोर्स हैं और यह प्लस स्ट्रेन के भी हैं और माइनस स्ट्रेन के भी हैं, जो जर्मिनेट होकर प्लस और माइनस स्ट्रेन की जर्म ट्यूब का निर्माण करते हैं। क्योंकि यह हैप्लॉइड है, बेसिडियोस्पोर्स आर हैप्लॉइड स्पोर्स, क्योंकि इनका निर्माण मियोसिस के फलस्वरूप हुआ है, इसीलिए यह हैप्लॉइड स्पोर्स है। और जब ये जर्मिनेट होंगे तो जर्मिनेशन के बाद में जो है माइसीलियम का निर्माण करेंगे, वह प्राइमरी माइसीलियम होगा। प्राइमरी माइसीलियम की प्रत्येक कोशिका में सिंगल न्यूक्लियस उपस्थित होता है। यह 2 स्ट्रेन के होते हैं, प्लस स्ट्रेन एवं माइनस स्ट्रेन। ये प्लस स्ट्रेन एवं माइनस स्ट्रेन के होते हैं। जब 2 अपोजिट स्ट्रेन की जर्म ट्यूब में प्लाज्मोगेमी विधि द्वारा जब इनकी कोशिकाओं में फ्यूजन होता है तो सेकेंडरी डाइकैरोटिक माइसीलियम का निर्माण होता है। जब यह क्लेमाइडोस्पोर्स स्टिग्मा पर लैंड किए थे, स्टिग्मा पर लैंड करने के पश्चात यह जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेशन के फलस्वरूप बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं और बेसिडियोस्पोर्स जो है जर्म ट्यूब का निर्माण करते हैं। जर्म ट्यूब फ्यूज हो जाती है और इनमें फ्यूजन होता है और प्राइमरी माइसीलियम में फ्यूजन के फलस्वरूप सेकेंडरी डाइकैरोटिक माइसीलियम का निर्माण होता है। और यह सेकेंडरी डाइकैरोटिक माइसीलियम का निर्माण कहाँ हो रहा है? स्टिग्मा पर। और यह स्टाइल के थ्रू एंटर करती हुई पहुंच जाती है ओवरी में और ओवरी में एंटर करने के पश्चात यह सेकेंडरी डाइकैरोटिक माइसीलियम जो है ओव्यूल्स में एकत्रित हो जाता है। और जब यह ओव्यूल्स ग्रेन का निर्माण करता है तो यह उन ग्रेन्स में सेकेंडरी डाइकैरोटिक माइसीलियम उपस्थित होता है, जो अब सुप्त अवस्था में रहेगा। और जब नेक्स्ट सीजन में इस ग्रेन को जब हम नेक्स्ट सीजन में जैसे ही बुआई के लिए इन ग्रेन्स को खेतों में डाला जाएगा, यह जो दानों के अंदर जो सेकेंडरी डाइकैरोटिक माइसीलियम सुप्त अवस्था में है यह ग्रो करेगा और प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करता है। इस तरह यह डिजीज जो है आगे से आगे बढ़ती चली जाती है इन्फेक्टेड सीड्स के द्वारा। इस तरह इसकी डिजीज साइकिल जो है कंप्लीट होती है। कंट्रोल मेजर, इस डिजीज को कंट्रोल करने का जो सबसे बढ़िया उपाय है कि डिजीज प्लांट को खेतों में से आइडेंटिफाई करके पहचान करके उनको अलग कर दिया जाए और अलग करने के बाद उनको नष्ट कर दिया जाए। दूसरा, इसको कंट्रोल करने का एक दूसरा तरीका भी है कि हमें सर्टिफाइड सीड्स की ही बुआई करनी चाहिए। जो हमारे खेतों में जो सीड्स हमने प्राप्त किए हैं और अगले साल अगर हम उनको बीज के रूप में काम में लेते हैं तो हो सकता है कि उनके बीजों में सुप्त अवस्था में डॉर्मेंट स्टेज में सेकेंडरी डाइकैरोटिक माइसीलियम उपस्थित हो और उनसे फिर अगले वर्ष फिर संभावना होती है बीमारी के फैलने की। डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है यदि हम सीड्स को पहले ही हॉट वाटर और सोलर ट्रीटमेंट द्वारा ट्रीट करें। हॉट वाटर ट्रीटमेंट के अंतर्गत हमें बीज को 4 से 5 घंटे में पहले कोल्ड वाटर में भिगो के रखना होता है। उसके पश्चात हम उसे जो है एकदम से हॉट वाटर में जो है गर्म पानी में जो है डालेंगे जब इन बीजों को, तो इनमें उपस्थित जो सेकेंडरी डाइकैरोटिक माइसीलियम है वह नष्ट हो जाता है। ठंडे पानी में भिगोने पर यह माइसीलियम एक्टिव होकर के ग्रो करेगा। जो अब तक सुप्त अवस्था में था वह एक्टिव होकर ग्रो करता है और जब वह ग्रो होगा तो जैसे ही हमने उसको गर्म पानी में डालते हैं तो यह माइसीलियम नष्ट हो जाता है। इसी तरह
ठंडे पानी में कुछ समय तक बीजों को भिगोकर यदि हम इन्हें धूप में भी सुखाते हैं, उससे भी यह जो बीज है इनमें उपस्थित सेकेंडरी डाइकैरोटिक माइसीलियम जो है नष्ट हो जाता है। इसके अलावा सीड्स को यदि हम कुछ फंजीसाइड्स द्वारा ट्रीट करते हैं, जैसे प्लांट वैक्स, वीटा वैक्स, इसके द्वारा भी इसमें उपस्थित जो माइसीलियम है वह नष्ट हो जाता है। इस तरह जो है हमने देखा कि यह जो लूज स्मट ऑफ व्हीट है यह एक इम्पॉर्टेंट प्लांट डिजीज है, और इस डिजीज को हम इन जो कंट्रोल मेजर्स के द्वारा जो है कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।